हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत इजी सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं और फिजिक्स की लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम जो हमारा आज पढ़ने का टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारे एसी जनरेटर। पिछले वाले हमने वीडियो में अपने क्या सीखा कि हम ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है और एफिशिएंसी की इक्वेशन क्या होती है, उसमें लॉसेस क्या क्या होते हैं। वो भी एक बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसी जनरेटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई इनमें से एक लग ही जाता है हमेशा बोर्ड में। 5 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर, क्योंकि इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पढ़ने का टॉपिक क्या होगा, एसी जनरेटर। तो आइए हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी सबसे पहली डेफिनेशन क्या होती है। सो इट इज अ डिवाइस। एसी जनरेटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज ऐसे घुमा रहे हो गोल 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 और उसमें से करंट बनना शुरू हो जाए, तो वो भी क्या है, एक एसी जनरेटर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि अगर हम कोई भी डिवाइस है और जो एक मैकेनिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रही है, तो वो कौन सी होगी, एसी जनरेटर। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है। वह ना कोयल, अगर हमारे पास एक कोयल है और हम उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवा देते हैं गोल गोल, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बनता है, ईएमएफ। क्या बनेगा, ईएमएफ। तो ये बहुत बेसिक और सिंपल सा प्रिंसिपल है किसका, एसी जनरेटर का। इसके हिसाब से क्या होता है, वह ना कोयल इज रोटेटेड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इंड्यूस इन इट। एक ईएमएफ बनेगा उसके अंदर, किसकी वजह से, अपने रोटेशन की वजह से, और वो किसके अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि एसी जनरेटर का मेन मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उसके कंपोनेंट्स हम कवर करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में। तो एसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा, सबसे पहले होंगी फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स क्या होती हैं, एक इस तरीके की कॉनकेव शेप की मैग्नेट्स होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बना रखी है नॉर्थ और ये साउथ, ये क्या है, कॉनकेव शेप की है। अच्छा, कॉनकेव शेप की कॉनकेव शेप की ही क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। क्या करती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सेम कंसेप्ट जो गैल्वेनोमीटर का था चैप्टर नंबर 4 में, वो यहीं लगेगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जो हमेशा एरिया के साथ 90 का एंगल बनाएगा। जो हमेशा एरिया के साथ कितने एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो वो क्या होगा, हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हमारा हमेशा जो एंगल होगा किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में, कितने का बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का। ठीक है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, कॉनकेव शेप की मैग्नेट। और वो मैग्नेट कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या लगाया, फील्ड मैग्नेट, जिनसे हमने क्या करा, प्रोवाइड अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर हम दूसरी लगाते हैं आर्मेचर कोइल। अभी आर्मेचर कोइल क्या होती है, आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर शेप का कोई एक बहुत ठोस सा एक रोड है, ठीक है ना, और वो किसकी बनी है, सॉफ्ट आयरन की। उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वाइंडिंग्स कर दी। क्या कर दी, वाइंडिंग्स। एक रेक्टेंगुलर शेप की मैंने क्या कर दी, उसके अंदर बहुत सारी वाइंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम इसको एक आयरन की कोर मान लेते हैं और इसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग कर दूं, तो एक रेक्टेंगल शेप की वाइंडिंग बनेगी, नहीं बनेगी। तो वाइंडिंग्स तो ऊपर है, नंबर ऑफ टर्न्स तो किस वाली, इस वाले कोर के ऊपर है, पर वो खुद में किस वाली शेप का बना रहे हैं, रेक्टेंगल शेप का। तो कहने का मतलब, नंबर ऑफ टर्न्स माउंटेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन विच रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा कि जो हम सॉफ्ट आयरन के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स लपेट रहे हैं, वही क्या होंगे, रोटेट करेंगे किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, फिर हमारे लास्ट ये आएगा हमारा थर्ड, स्लिप रिंग्स। अभी स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, अब मान लीजिए हमने इसको रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे गोल गोल रोटेट करवा रहे हैं और हमें इससे करंट चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अपना एक बाहर से एक वायर कनेक्ट कर देंगे, तो वायर भी तो उसके साथ घूम जाएगा और फिर वायर क्या हो जाएगा, ट्विस्ट, और ना हमें करंट मिलेगा और उल्टा हमारा जनरेटर खराब हो जाएगा। तो उसको सोल्व करने के लिए हमने उसके ऊपर क्या लगाया, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, इसके आगे सब गोल गोल सी कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे हो रही है, ये एक स्लिप रिंग्स है, ये एक स्लिप रिंग है। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाले एंड से कनेक्ट हो गई, ये नीचे वाले एंड से कनेक्ट हो गई। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर हमने स्लिप रिंग्स कनेक्ट कर दिए, तो जो अगर ये रिवॉल्व करेगी पूरी कोई, तो स्लिप रिंग्स भी रिवॉल्व करेंगी। अच्छा, लेकिन हमें इससे एक फायदा हो जाएगा। इन अगर मैंने क्या काम करा, बाद में इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक मेटल का पीस लगा दिया। उसको जैसे मेटल का पीस ऐसे कनेक्ट कर दिया, अगर ये स्लिप रिंग्स घूम रही है तो मेटल का पीस तो फ्री है, तो जो भी इसमें करंट बनेगा वो किस में आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा मेटल की रिंग्स में। तो इस वजह से हम यहाँ से भी ये करंट ले सकते हैं और यहाँ से भी करंट ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एसी करंट। ठीक है, तो इसके जो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट आते हैं, फील्ड मैग्नेट प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर कोइल, नंबर ऑफ टर्न्स माउंटेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर विच रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, इससे कनेक्ट होती हैं और गोल गोल घूमती हैं, वो किसके साथ, आर्मेचर कोइल के साथ। फिर हमने क्या पढ़ा, कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं कि स्लिप रिंग्स के ऊपर वो कनेक्ट होते हैं, जिससे वो जितना भी चार्ज होगा किसके अंदर, स्लिप रिंग्स के ऊपर, वो क्या अपने ऊपर कलेक्ट कर लेंगे और बाद एक आउटपुट में उसको स्टोर कर देंगे। तो ये किसका पार्ट था, कंस्ट्रक्शन। अगली वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, उसकी थ्योरी क्या होती है। इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि कैसे एक एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है,
और उसका मेन फंक्शन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा उसके कंपोनेंट्स के बारे में कि कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं कॉनकेव शेप की। फिर हमने पढ़ा उसके अंदर एक आर्मेचर कोइल रखी जाती है, आर्मेचर कोइल के ऊपर एक रिंग्स माउंटेड करी जाती हैं और रिंग्स के ऊपर एक ब्रशेस लगाए जाते हैं, जिससे जो भी उसमें आउटपुट होगा वो कलेक्ट कर लिया जाए विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस, ठीक है ना। इतना तो उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब इसकी वर्किंग पढ़नी है हमें। और वर्किंग में हमें क्या ध्यान रखना है कि इस वाली स्लाइड में हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, और इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड जो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि आपको बोर्ड में किस तरीके से क्या पॉइंट लिख कर आने की, जिससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो जब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर इसकी सॉरी एसी जनरेटर की, तो उसमें क्या होता है, हमने इससे पहले हमने ये वाली बात समझ ली थी। हमारे पास क्या होगी, एक मैग्नेट होगी, है ना, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होंगी। ये कौन शेप की होते हैं, कॉनकेव शेप की मैग्नेट्स होती है, तो नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई भी एक, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कोइल है, ठीक है ना, ये कोई भी एक कोइल है, ऐसे करके रखी गई है वो, तो अगर वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी तो वो इस तरीके से रोटेट करेगी, ऐसे करके, ऐसे तो करेगी ना भाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, तो ये कैसे रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी। अच्छा, अगर वो इस तरीके से रोटेट करेगी तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये वाला हिस्सा उसका क्या है, ए, ये क्या है बी, नीचे वाला क्या है सी, और जो ये वाला क्या है डी। तो मैं क्या मान रहा हूँ, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये क्या है डी। अच्छा, अगर मैं उसको ऐसे रोटेट कर लेता हूँ तो ए कहाँ आ गया यहाँ पे, ए कहाँ आ गया यहाँ पे, बी कहाँ आ गया यहाँ पे, सी कहाँ आ गया यहाँ पे, डी कहाँ आ गया। मैं उसको ऐसे रोटेट करता जाऊंगा तो उसके वाले पॉइंट भी रोटेट होते जाएंगे इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। बस इस वाली बात को हमें ध्यान रखना है। तो उसके बेस पे हम इसकी थ्योरी कैसे पढ़, इसकी वर्किंग कैसे पढ़ सकते हैं, हम ये देखते हैं। देखिए, शुरुआत में मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी कोइल है वो किस वाले प्लेन, वो किस तरीके से रखी गई है, इस तरीके से। कहने का मतलब जो उसका प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जो उसका प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो 1, 3 और 5 ये जो पोजीशन हो गई सिमिलर ही तो है, बस अंतर क्या होगा, देखो, अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है, अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ए किस तरफ आ जाएगा यहाँ, बी किस तरफ आ जाएगा यहाँ, सी किस तरफ आ जाएगा यहाँ, डी किस तरफ आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रोटेट कर दिया तो ए बी वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, इस बार नीचे की तरफ, तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, सी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया। फिर मैंने इसको दोबारा रोटेट कर दिया तो क्या होगा, अब एक जो नीचे था वो कहाँ जाएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया। अगर मैं इसको दोबारा फर्दर रोटेट करता हूँ तो क्या होगा, ए कहाँ जाएगा ऊपर, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। तो कहने का मतलब एक रिवोल्यूशन चल गया पूरा कंप्लीट साइकिल का। इनिशियली ए बी ऊपर की साइड थी, ए बी साइड हमेशा, ए बी जो वायर था वो ऊपर की तरफ था, फाइनली भी ए बी वायर का हो गया ऊपर की तरफ। तो मैं मान सकता हूँ कि मेरी साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो मेरी टाइम की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहाँ पे कितनी होगी, कैपिटल टी। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का कितना टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी। 1, 2, 3, 4, 5, अगर इन दोनों का बीच का टाइम पीरियड क्या होगा, 0 + t/2, तो ये कितना हो गया, t/2। ये कौन सा टाइम पीरियड हो गया, t/2। इसके और इसके बीच का कौन सा टाइम पीरियड होगा, 0 + t/2/2, तो कितना हो गया, कैपिटल T/4, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसका होगा 3t/4, कैसे होगा, t/2 + t/2, तो कितना हो गया, 3t/2/2, तो कितना हो गया, 3t/4। तो कहने का मतलब हमने ये टाइम भी निकाल लिया कि किस टाइम पर वाली कोइल किस वाली पोजीशन पे होगी, क्योंकि मुझे बस केवल ऐसे बताना कि ए भी नीचे है और सी डी ऊपर की तरफ है तो थोड़ा गलत होगा। तो हम किसके टर्म्स में बात करेंगे, टाइम की टर्म्स में। अगर मैं बोल रहा हूँ हमारी टाइम की वैल्यू 0 है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ हमारी टाइम की वैल्यू 3t/4 है तो आपको क्या ध्यान रखना है, फोर्थ स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल समझ में आया आपको। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, इनिशियली मेरी कोइल ऐसे रखी गई है, कैसे रखी गई है, इस तरीके से, इस वाले प्लेन में, ठीक है ना। तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो क्या बनेगा, E = E0 sin थीटा, ये तो बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, अगर आपने मेरी पहले प्रीवियस वीडियो देखी होगी कि ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल रोटेटेड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका लास्ट में कंक्लूजन यही आता है। बल्कि अगर हम इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आएगा, NBA ओमेगा sin ओमेगा टी, ठीक है ना, जहाँ पे मैं NBA ओमेगा को क्या मान रहा था, E0, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्रेशन था किसका, प्रीवियस वाली वीडियोस का। तो अगर आप उसको एक बार देख लीजिए कि हमने कैसे करा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वाली वीडियो का, ठीक है। तो ईएमएफ ये रहा हमारे पास, और इसके अंदर कितना ईएमएफ बनेगा मुझे पता चल गया। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, E0 sin थीटा, थीटा क्या होगा, एंगल। अब एक बार बताओ, ये जो एंगल होगा किसके बीच का होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, किसके बीच का होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं t = 0 की बात करता हूँ, किसकी, t = 0, अगर मेरा टाइम 0 है तो एरिया भी मेरा इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है,
तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरी ऑटोमेटिकली 0। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी ई नोट साइन 0, और उसकी वैल्यू कितनी निकल गई 0। तो कहने का मतलब जब मेरा टाइम 0 है तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी 0। तो मैंने जब टाइम मेरा 0 था तो ये मेरी ईएमएफ की एक्सिस है, प्लस का ई नोट और माइनस का ई नोट, और जब मेरा टाइम 0 है तो यहाँ पे मेरी ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब अपने सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। जब मेरा टाइम t/4 है, टाइम कितना है t/4, ठीक है, जब मेरा टाइम t/4 है तो इसमें कितना एंगल होगा। अब एरिया कहाँ चला गया ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गया इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, एरिया तो चेंज होगा। इस टाइम एरिया कहाँ था और अब एरिया कहाँ हो गया ऊपर की तरफ। अगर एरिया ऊपर की तरफ हो गया तो कितना एंगल बन गया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी ई नोट साइन 90, जो किसके बराबर है ई नोट के बराबर। तो ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई ई नोट। तो अगर मैं ई नोट वाला पॉइंट ये मान लूँ, माइनस ई नोट वाला ये मान लूँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा मेरा ई नोट कब, जब मेरा टाइम क्या है t/4। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे नेक्स्ट आते हैं, जब मेरा टाइम क्या है t/2। अगर मेरा टाइम t/2 है तो वो पहले वाले केस आ गया। बस एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ये 0 है तो ये कितना होगा 180। अगर ये 0 है तो ये कितना होगा 180। तो ये कितना एंगल बनाएगा 180। तो मैं लिख देता हूँ व्हेन t इक्वल्स टू t/2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ई की वैल्यू क्या निकलती है ई इक्वल्स टू ई नोट साइन 180, और हमें पता है साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसकी वैल्यू लास्ट में क्या निकलेगी 0। तो हमें इस वाले पॉइंट पे भी ईएमएफ निकल गया कि जब मेरा टाइम कितना था t/2 तो ईएमएफ कितना निकला 0। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे 0 डिग्री था एंगल, ठीक है, यहाँ कितना था 90, यहाँ कितना है 180। अब आप खुद दिमाग लगा लो कि अगला क्या निकलेगा 270। तो ठीक है, तो हम अगले वाले के लिए जो ईएमएफ निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो अगला ईएमएफ होगा व्हेन t इक्वल्स टू 3t/4 देन थीटा इक्वल्स टू 270, और 270 का मतलब e इक्वल्स टू ई नोट साइन 270, और 270 का मतलब -1, तो e इक्वल्स टू ई नोट। तो e इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा ई नोट। तो अच्छा माइनस का ई नोट है ना, तो माइनस का ई नोट कहाँ आ गया हमारा कहीं, अगर मैं यहाँ इसको करूंगा तो कहीं इस वाले पॉइंट पर आएगा। ठीक है ना, 0 प्लस का ई नोट 0 माइनस का ई नोट। अब अगले वाले पे आते हैं व्हेन t इक्वल्स टू कैपिटल T। कंप्लीट साइकिल रिवॉल्व हो गई। जब कभी कंप्लीट साइकिल रिवॉल्व होती है तो 0 से शुरू होती है, खत्म कहाँ होती है 360 पे। तो यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 360। अब जगह तो बची नहीं, इसको ही रख कर लेते हैं ना। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, व्हेन t इक्वल्स टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 360 डिग्री 360 डिग्री। तो ईएमएफ वैल्यू क्या आएगी ई इक्वल्स टू ई नोट साइन 360। 360 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 360 वैल्यू क्या होती है 0, तो ई इंटू 0 क्या बन गया 0। तो इसकी भी ऑर्बिट, इसका भी पॉइंट क्या मिल गया हमें 0। ठीक है, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला दूं तो मुझे एक वेव बनेगी। वो वेव किस तरीके की बनेगी देखते हैं। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट करा, इसको इससे कनेक्ट करा, इसको इससे कनेक्ट करा और इसको इससे कनेक्ट करा। ठीक है, तो एक एसी वेव मिल गई नहीं मिल गई। तो कहने का मतलब हमें एक एसी वेव मिल गई, और इसमें क्या होता है एक एसी जनरेटर तो है ही है, तो कैसी वेव बनाएगा एसी वेव। और इस वाली वेव को हमने प्रूफ भी कर दिया कि वो किस तरीके से एसी वेव बनाता है, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि इसमें हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ती है कि करंट किस तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो उसके लिए वो सिंपल रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके हिसाब से क्या होता है ए बी सी, ए का मतलब फोर्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सी का मतलब करंट। करंट तो हमें निकालना है, तो कहने का मतलब हमें ए पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए। अच्छा, बी तो मुझे पता है किस तरफ जा रहा है इस तरफ, अब ए पता करना है। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजन ये होगी, वो क्या होगी, देखो जो डीसी साइड है वो तो ऊपर की तरफ जा रही है, ए बी साइड कहाँ जा रही है नीचे की तरफ। ये तो हो रहा है ना भाई, अगर डीसी देखो, अगर ये ऐसे रिवॉल्व होगा तो डीसी अपनी मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ आएगी और ए बी अपनी मेन पोजीशन से नीचे की तरफ आएगी। हम किसी एक का भी निकाल लें करंट तो ऑटोमेटिक सी बात है, पूरे सर्किट में हम चला ही देंगे बाद में उसको। अब कैसे करेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ डीसी को, मैं क्या मान के चल रहा हूँ डीसी को कि डीसी अपनी मेन पोजीशन से कहाँ रही है ऊपर की तरफ, और ए बी को मैं भी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या देख रहा हूँ डीसी को। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और डीसी कहाँ आ रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो करंट कहाँ होगा अंदर की तरफ। तो कहने का मतलब करंट कैसे चलेगा डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, देन ऐसे करंट चलता रहेगा। ठीक है ना, सिमिलरली इसमें भी ऐसे चलेगा, अगर पहले वाले में चल रहा तो इसमें भी ऐसे चलेगा। और अब इसमें कैसे चलेगा, इसमें भी फिर वही वाली बात आ गई क्या, अब ए बी नीचे की तरफ है, ए बी क्या है नीचे की तरफ। तो अब हम इस वाले वायर की बात करेंगे ए बी वाले की, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ए बी वायर कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ए बी वायर में करंट कैसे चलेगा
टुवर्ड ए टू बी, ठीक है। और ये क्या हो गया ए टू बी, 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 ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें ये भी लिखना बहुत जरूरी होता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा कि इसकी थ्योरी और बिल्कुल प्रॉपर वे में कैसे एग्जाम में लिखोगे जिससे आपको इसमें कंप्लीट मार्क्स मिल जाए। तो इसमें अभी आपको क्या, इसमें अभी आपको क्या समझना है कि जब कभी हम ये एसी जनरेटर पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक चीज क्या होती है कि रिवोल्यूशन कैसे आते हैं, ठीक है ना, एसी वाले एसी जनरेटर के अंदर। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें हम इसकी एग्जैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे कि हमें एग्जाम में क्या क्या लिख के आना है कि इससे हमें कंप्लीट मार्क्स मिल जाए। तो इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने उसकी वर्किंग पढ़ी, अब हमें उस वर्किंग को एक बिल्कुल एक्सप्रेशन की फॉर्म से हटकर थोड़ा एक लॉजिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिससे हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो हम वो कैसे लिखेंगे, देखिए हमने पिछले वाले अपने डायग्राम को 5 साइकिल में डिवाइड करा था, जब t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t बाई 4 और स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 2, स्मॉल t इक्वल्स टू 3 कैपिटल T बाई 4 और लास्ट में स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T, क्योंकि वो सब चीज़ एंगलों पे डिपेंड कर रही थी तो हमने उस तरीके से उसको डिवाइड करा था। तो यहाँ पे हमें उस चीज़ को किस तरीके से लिखना, आप देखिए when t इक्वल्स टू 0, जब हमारा छोटा t इक्वल्स टू 0 था, जब हम एक्चुअल टाइम पे पढ़ रहे थे सो वो कि उसका टाइम कितना है 0, तो एंगल कितना था एरिया 90 फीट के बीच में 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0। तो जो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या आ गया 0, तो अगर ये 0 तो पूरा 0, तो ईएमएफ कितना निकला हमारा 0, तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा इनिशियल में, जब वो जस्ट अपने उस वाली पोजिशन में रखा गया है जब। पर जब हम सेकंड वाले केस में आएंगे तो व्हेन t इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 4, ठीक है, देन एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम वो पहले वाला, ये बस हमें अब क्या चेंज करने कि हमारा टाइम कितना होगा, हमारा एंगल कितना होगा और थीटा कितना होगा, जब थीटा इतना होगा तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 क्या होता है 1, तो जैसे मैंने साइन 90 रखा तो ई किसके बराबर आ गया ई नोट, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। फिर हमने क्या देखा, करंट की डायरेक्शन कहाँ थी, डी सी बी ए। अगर आप इस समय जो आपने पिछले डायग्राम बनाया होगा उसको देख रहे होगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि डी सी बी ए किस तरीके से आया और ई की वैल्यू ई नोट क्यों आई, क्योंकि हमने पिछले में जो ग्राफ बनाया था वो इस बेस पे ही बनाया था। फिर हम क्या पढ़ेंगे, जब हमारा टाइम क्या होगा कैपिटल T बाई 2, देन एंगल बिटवीन ए एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 180 डिग्री, देन ईएमएफ इंड्यूस इक्वल्स टू ई नॉट साइन 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है दोबारा से 0, तो पूरा ईएमएफ क्या होगा 0, पर अब इसमें करंट रहेगा क्योंकि वो अपने मोमेंटम में है और शुरुआत में उसमें करंट बन चुका है, तो इसकी वजह से उसमें करंट की डायरेक्शन क्या आएगी ए बी सी और डी, ठीक है। फिर जब हम नेक्स्ट साइकिल पाएंगे व्हेन स्मॉल t इक्वल्स टू 3 कैपिटल T अपॉन 4, देन एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 270 डिग्री, और जो थीटा की वैल्यू क्या होगी 270 डिग्री, जब फिर हमारा ईएमएफ कितना बनेगा ई इक्वल्स टू ई नोट साइन 270, तो साइन 270 की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसलिए ई की नोट के साथ क्या जाएगा माइनस, तो ई की वैल्यू क्या निकलती है माइनस का ई नोट, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है ए बी सी डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली उसमें क्या करेंगे, जो हमारी सबसे लास्ट साइकिल थी, व्हेन स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T, देन एंगल बिटवीन ए एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 360 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई नोट साइन 360 डिग्री, और जिसकी वैल्यू क्या आती है हमारी 0, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी डी सी से डी से सी और सी से बी एंड देन बी टू ए। तो इस तरीके से हमने जो पिछला अपना थोड़ा वो जो डायग्राम पढ़ा था उस डायग्राम को हम एक सिंपल सी रिटर्न फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो ये था। अगर आप एग्जाम में इतना करके आओगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर उसने थ्योरी पूछ रखी है तो थ्योरी में हमें क्या लिखना है, जो हमारा एक्सप्रेशन था किसका, व्हेन अ कॉइल रोटेटेड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या आती है E इक्वल्स टू एन बी ओमेगा साइन ओमेगा।